पूजा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई दे, सिद्ध की सिद्धाई गई रही बात रब की। काशी हूँ की कला गई मथुरा मजीद भई, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। नमस्ते। 10 नवंबर, जिसे शिवाजी प्रताप दिवस के रूप में मनाया जाता है, असुर अफजल वध के उपलक्ष्य में। और इस वर्ष इसी दिन पर इस असुर की कब्र पर बने हुए अनाधिकृत ढांचे को गिराने के लिए महाराष्ट्र शासन अभिनंदन का पात्र है। आइए इसी से जुड़े हुए एक वीडियो को देखते हैं जयपुर डायलॉग्स पर शेफाली वैद्य जी के साथ। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे लिबरल्स को जो एक हृदयाघात हुआ है, विशेषकर से महाराष्ट्र में, जहां अफजल की बेचारे की जो कब्र थी उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए गए। और उसके अतिरिक्त नो बिजनेस नो बिंदी का एक कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ हैं शेफाली वैद्य जी। आप इनको वैसे जयपुर डायलॉग के पुराने जो दर्शक हैं वो तो जानते होंगे, मैं उनका परिचय करा दूं कि शेफाली वैद्य जी जो हैं वो लेखिका हैं और उसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और नो बिंदी नो बिजनेस का इन्होंने वहाँ पर एक कार्यक्रम चला रखा है बड़ा ही सफलतापूर्वक। तो एक मिनट, मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी पिक्चर के साथ समस्या आ रही है और मैं बस एक ही सेकंड में शेफाली जी का स्वागत कर रहा हूँ। जी शेफाली जी, आप सुन रही हैं मुझे? जी, तो मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। जो अफजल खान वाला जो सारा का सारा कार्यक्रम हुआ, वह जो शिव प्रताप दिन मनाया जाता है। शिव प्रताप दिन वो है जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खां का वध किया था, तो उसको अफजल वध के रूप में जाना जाता है पूरे देश में। और विशेषकर महाराष्ट्र में ये प्रतापगढ़ का जो दुर्ग है उसके पास अफजल खां से एक मीटिंग सेटअप हुई थी जिसमें अफजल खान ने उनको धोखा देने का प्रयास किया था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको ताड़ लिया और धोखेबाज को उससे भी बड़ा धोखा करके उसका वध कर दिया। तो शेफाली जी, दो बातें आज की, विशेषकर नो बिंदी नो बिजनेस। नमस्कार, आपका जी स्वागत है। तो नमस्कार ये जो नो संजय जी, बहुत दिनों बाद यहाँ आई हूँ जी। जी हाँ, बहुत दिनों बाद आई हैं आप। बीच में आपका कनेक्शन कट गया था तो मैंने दर्शकों को परिचय दे दिया है आपका। जो नए दर्शक हैं उसके बाद से, पिछली बार आप आई हैं तब जी से यहाँ लगभग 7-8 लाख और दर्शक जुड़ चुके हैं, उनको मैंने जी जी आपका जी परिचय दे दिया है। तो ये आपका जो ये नो बिंदी नो बिजनेस वाला जो कार्यक्रम था, ये तो एक तरह से पूरे भारत में वेव्स क्रिएट कर रहा है। एक तरह से इसने जो है वो नई आयाम स्थापित कर दिए। तो ये आपको जी। आइडिया कैसे आया ये नो बिंदी नो बिजनेस का? देखिए संजय जी, सीधी सी बात है, अगर आप दिवाली के एड्स 4-5 साल पहले के भी देखते हैं या किसी भी हिंदू त्योहार के एड्स, तो आपको पता चलता कि साफ-साफ उन्होंने हिंदू प्रतीक दिखाए हुए हैं। मैं 4-5 साल पहले की बात कर रही हूँ, जिसमें दिए थे, जिसमें रंगोली थी, जिसमें पूजा की तस्वीरें थीं, भगवान की मूर्तियाँ थीं, लड्डू मिठाई थे और एक खुशी का माहौल होता था, जिससे पता चलता था कि ये हमारा उत्सव है, ये हमारा खुशी का त्योहार है, ये हमारा आनंद का उत्सव है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही ब्रांड मैनेजर्स वोक होते गए, वैसे-वैसे मैं ऑब्ज़र्व करती गई कि ख़ासकर दिवाली की इश्तेहारों में, दिवाली के विज्ञापनों में, जो सारे हिंदू प्रतीक हैं, जो सारे हिंदू सिम्बॉल्स हैं, वो धीरे-धीरे करके एक-एक करके हटाए गए। ये चेंज एकदम से नहीं हुआ, लेकिन कभी पहले दिया गायब किया गया, फिर
फूलों की रंगोली चली गई, फिर भगवान की मूर्तियाँ चली गई, फिर जो कपड़े जो हैं वो एकदम ब्राइट ना होते हुए एकदम फीके कपड़े, एकदम जो हम लोग त्योहारों में नहीं पहनते, इस तरह के कपड़े आ गए उन एड्स में। और सबसे लास्ट में जो हमारे कल्चर का, जो हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा ऑब्वियस सिंबल आज भी है, बिंदी या तिलक, वो गायब हो गया। वो अगर आप रियल लाइफ में देखें, दिवाली की तस्वीरें देखें जो फेसबुक पे बहुत सारे लोग डालते हैं अपने दिवाली के सेलिब्रेशन की, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि नॉर्मल लोग, नॉर्मल हिंदू जो दिवाली मनाता है घर में, वो एटलीस्ट उस दिन पे बिंदी या तिलक तो पहनता ही है पूजा के बाद, चाहे वो स्त्री हो या चाहे वो पुरुष हो। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन एड्स में, लेकिन विज्ञापनों में ये जानबूझ के निकाला गया। और यही नहीं, विज्ञापनों में दीपावली को दीपावली भी कहना छोड़ दिया। अब उसका उर्दूआइजेशन हो गया, डी हिंदुआइजेशन हो गया, उसको बोलने लगे जश्न रिवाज। दिवाली के लिए जो हम भेंट देते थे या उपहार देते थे अपने परिजनों के लिए, उसको नाम दिया गया तोहफा खास। तो ये बताने का प्रयास किया गया कि दिवाली और दीपावली महज एक ऐसा उत्सव है जिसमें आप दूसरों को मिठाई खिलाओ, लेकिन उसमें धार्मिकता का, उसमें परंपरा का, उसमें अपने हिंदू रीति रिवाजों का कोई स्थान ना रहे। इस तरह से बहुत निरंतर प्रयास किए गए पिछले 4-5 सालों में। और वो मुझे खटक रहे थे, दिख रहे थे, समझ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि मैं अकेली हूँ, एक अकेली कंज्यूमर हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। फिर लास्ट ईयर एक एड जो वो कहते हैं ना कि प्रोवर्बियल स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, वो हुआ। वो पुणे का एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी ब्रांड है, बहुत सालों से है वो। और उनकी जो इमेज थी वो एकदम पारंपरिक महाराष्ट्रियन, उनके 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 गहने भी वैसे ही थे। और उनकी जो इमेज थी कि फैमिली ज्वेलर्स, कई जनरेशन से, कई पुश्तों से वो एक फैमिली के साथ रहे हैं, महाराष्ट्रन फैमिली के साथ, ऐसी उनकी इमेज थी। लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने पिछले साल अपना एड कैंपेन ऐसे किया, एक मॉडल को ले लिया और उन्होंने कपड़े सारे बदल दिए, वेस्टर्न कपड़े डाल दिए, भारतीय कपड़े, दिवाली के लिए मैं बोल रही हूँ। बाकी आपको जो बेचना है, जहां बेचना है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं दीपावली के लिए खास, आप जो कह रहे हो कि दीपावली ये हिंदू त्योहार है, उसके लिए अगर आप विज्ञापन चला रहे हैं और उसमें आप कपड़े दिखा रहे हैं, वेस्टर्न दिखा रहे हैं, जो मॉडल है वो हंस नहीं रही है, वो खुश नहीं दिख रही है, वो ऐसा लग रहा है कि वो किसी की मृत्यु के बाद शोक मना के आई है, उसके चेहरे पे ना बिंदी है, उसके हाथ में ना आभूषण है, कुछ नहीं, बस गले में जो आभूषण का ऐड था वो गले में था। लेकिन उस इश्तिहार में, उस फोटोग्राफ में कहीं से दूर दूर तक आनंद का वातावरण नहीं था, खुशी का वातावरण नहीं था। ये कहीं पे तो मुझे लगा कि ये, इसके खिलाफ मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने ट्विटर पे ऐसे ही डाल दिया कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि मैं हिंदू हूँ, मेरा अधिकार है कि मैं मेरे पैसे कहाँ पे खर्च करूँ, और मेरे पैसे मैं ऐसे ही ब्रांड्स के प्रोडक्ट पे खर्च करूंगी जो मेरी परंपराओं का सम्मान करे, जो मेरी प्रतीकों का सम्मान करे, जो मेरे उत्सवों का सम्मान करे, और जो मेरे धर्म का सम्मान करे। अगर कोई ब्रांड ऐसा नहीं करता तो मैं अपने पैसे उन पे नहीं खर्चूंगी, और ये मेरा अधिकार है। और मैंने उसके लिए हैशटैग यूज किया, नो बिंदी नो बिजनेस। बहुत सारी चीजें उसमें अंतर्भूत थी, लेकिन मैंने नो बिंदी नो बिजनेस इसलिए यूज किया क्योंकि एक तो ये कैची था, और दूसरा, जैसे मैंने बताया, बिंदी या तिलक इज द मोस्ट ऑब्वियस सिंबल। वो सबसे बड़ा, सबसे पहले दिखने वाला प्रतीक है हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, हमारी परंपरा का। जो कि यूएस में भी टारगेट जैसी कंपनी जब दिवाली के ऐड करती है, और टारगेट ने किए थे, मैंने डाले भी थे ट्विटर पे, तो वो अपने एड्स में जो अमेरिकन हिंदू हैं, जो अमेरिकन भारतीय लोग हैं, उनके लिए वो एड्स बनाते हैं। लेकिन उनमें भी वो दिखाते हैं कि जो लोग दिवाली मनाते हैं वो बिंदी तो लगाते ही हैं भाई, बस भारत में क्यों? और ये एक ब्रांड की बात नहीं है, लगातार मुझे ऐसे ब्रांड्स दिख रहे थे जो हिंदुओं को
रहे थे कि तुम हमसे खरीदो, तुम तुम्हारे पैसे हमें दे दो, तुम तुम्हारा मतलब कमर्शियली हमें पैट्रोनाइज करो, लेकिन हम तुम्हारी परंपराओं का सम्मान नहीं करेंगे, हम तुम्हारी आस्था का सम्मान नहीं करेंगे, हम तुम्हारे प्रतीकों का सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ये हैशटैग शुरू किया। आपको लगता है इसका प्रभाव हुआ है? बहुत प्रभाव हुआ है, मैं दिखा सकती हूँ एक्चुअली, मतलब कंपेयर करके दिखा सकती हूँ। मैं आपको ब्रांड के नाम लेके बताऊंगी। पिछले साल जब ये हुआ तो मुझे पता था कि इससे बहुत थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा सो बवाल मचेगा, वो तो पता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो सामान्य हिंदू है और पूरे भारत भर में वो इस हैशटैग को इस कदर उसके साथ आइडेंटिफाई करेगा और उसको मूवमेंट का स्वरूप देगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये हो गया। मैं उसके बाद 1 साल में, पिछले 1 साल में, पिछली दीपावली से अब की दीपावली में जहाँ-जहाँ गई हूँ भारत में, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, वहाँ पे मुझे लोगों ने बोला है कि हाँ, आप वही हो ना, नो बिंदी नो बिजनेस वाली। मतलब वहां तक पहुंचा हुआ ये, लोग समझ रहे हैं और लोग सोचने लगे हैं। जैसे पुणे में मेरे जो सारथी हैं, जो मुझे मेरी गाड़ी चलाते हैं, वो मुझे हमेशा बोलते रहते हैं कि मेरे दोस्तों से मुझे ये आया, मेरे फ्रेंड सर्कल से ये आया, और हमारे फ्रेंड्स ने भी ये तय किया है कि जिसके सर पे तिलक नहीं है, जिसके सर पे बिंदी नहीं है, ऐसे ब्रांड से हम कुछ चीजें नहीं खरीदेंगे। और जाते जाते होर्डिंग्स में वो देख रहे थे कि हाँ, इस होर्डिंग में बिंदी है, हम इससे लेंगे, इस होर्डिंग में बिंदी नहीं है, हम इससे नहीं लेंगे। वो इतना पॉपुलर हो गया। और रही बात एक्चुअल इम्पैक्ट की, तो जिस ब्रांड ने दीपावली को जश्न रिवाज कहने की तौहीन की थी पिछले साल, उसी ब्रांड ने इतना उसका डर उनके मन में बैठा है। और ये डर अच्छा है कि उन्होंने इस साल दीपावली को दीपावली तो कहा ही है, लेकिन उनके सारे एड्स में अब आपको बिंदी दिखने लगी है। जबकि छोटे बच्चों के कपड़ों के जो एड्स भी उन्होंने इस दिवाली को जो उन्होंने रिलीज किए हैं, उनमें उन्होंने 5-6 साल की छोटी बच्चियों के सर पे भी बिंदी लगा दी है। अब ये एक नहीं है तो क्या है। कल लास्ट ईयर रिलायंस ट्रेंड की एक एड थी जो ऑलरेडी तब तक एयर हो चुकी थी, जब ये मैंने हैशटैग शुरू किया था दिवाली के कुछ दिन पहले। लेकिन उस हैशटैग का इम्पैक्ट ये हुआ कि उन्होंने वो जो ऑडियो विजुअल एड थी, उसमें बिंदी फोटोशॉप करी और फिर से वो एड दिखाने वाह। लगे। वो मेरा जो अभी वीडियो जो प्राचम ने किया है, उसमें वो विजुअल है कि वो जो मॉडल है वो पहले तो बिना बिंदी के दिखाई देती है, और इस हैशटैग के बाद उसके सर पे वो बिंदी फोटोशॉप की है। ऐसे ही जो जिस ज्वेलरी ब्रांड की मैं बात करी थी शुरुआत में, जो लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैंवस बैग था पुणे का, तो उन्होंने भी अपने मॉडल के, वो जो दुखी दिखने वाली मॉडल थी, उसके मॉडल पे बिंदी फोटोशॉप करके उन्होंने वही एड रिलीज की थी उसके बाद। लेकिन उस मॉडल ने अपने फोटोज पहले ही शेयर किए थे अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, तो इसलिए मुझे पता चला, मैं कंपेयर कर सकी कि पहले इनके सर पे बिंदी नहीं थी और अब इनके सर पे बिंदी है। तो इम्पैक्ट तो जरूर हो गया और लोगों में जागृति आ गई, वो सबसे बड़ी बात है। और इस साल अगर आप देखेंगे, कुछ ब्रांड ऐसे भी हैं अभी भी, जो अभी भी जानबूझकर डी हिंदुआइज कर रहे हैं अपने विज्ञापनों को। लेकिन ज्यादातर जो एड्स हैं वो, या एड बनाने वाले लोग हैं, वो इससे कुछ तो जरूर सीख गए हैं। वो अपनी एड में छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन वो बिंदी दिखाते हैं, उनके मॉडल्स के चेहरों पे अब खुशी आने लगी है और थोड़ा सा वापस ऐसा लगता है कि दीपावली जैसा माहौल है। लेकिन ये मेरा यश नहीं है, मेरा अकेले का यश नहीं है, ये पीपल्स मूवमेंट है। इस मूवमेंट ने ये दिखा दिया है कि अगर आप सही हैं, अगर आपका विचार सही है और अगर आपके पास क्रेडिबिलिटी है, तो आप अकेले होके भी आप कुछ बड़ा खड़ा कर सकते हो। आप ये हर बार ये जरूरी नहीं है कि हिंदू रिएक्टिव ही हो। हिंदू एजेंडा सेट कर सकता है और उस एजेंडा पे Exactly. लोगों को काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड का काम होता है लोगों को जो चीज चाहिए उनको वो ज्ञान मत बेच दो देना, हमें। उनको ज्ञान देना ब्रांड का काम नहीं होता है। अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो प्रोडक्ट बेचिए ना, ज्ञान मत दीजिए। आपको ज्ञान देना है तो डॉक्यूमेंट्री बनाइए ज्ञान देने के लिए। आप कमर्शियल ऐड क्यों कर रहे हो? और जो ज्ञान देना भी है आपको, तो सिर्फ हिंदुओं को क्यों ज्ञान देते हो हमेशा हर चीज में? चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो पटाखे हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी की गणेश मूर्ति हो, ये जो सारा जो ज्ञान है वो हमेशा हिंदुओं के त्योहारों पे ही क्यों मिलता है? चाहे होली हो,
बाकी के लोगों के त्योहार में ये सब होता नहीं है क्या? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो म्यूट हेलो हेलो। अ, थोड़ी सी आपकी आवाज़ बीच में हेलो। कट गई थी आपने जो। जी। तो ये जो ज्ञान बाँटने वाली बात आप कह रही अच्छा। थी, ये ज्ञान बाँटने वाला एक हाँ जी। बहुत बड़ा व्यापारी जी। जो है वो बॉलीवुड भी है। जी। और आपके मुझे लगता है कि जी। जिस प्रकार से आपने कार्यक्रम आरंभ किया उसी प्रकार से लोगों ने जब बॉलीवुड की जो सिलेक्ट मूवीज़ का बायकॉट और सिलेक्ट एक्टर्स का बायकॉट आरंभ किया, क्योंकि वो भी पूरी तरह से डी-हिंदुआइज़ करके बॉलीवुड को चला रहे थे। तो उसका भी काफ़ी जी। बड़ा इम्पैक्ट हुआ। जी। इसको कैसे देखती हैं आप? जी। जी, पहली बात तो ये है कि मुझे खुशी है कि हिंदू जागृत हुआ है, सर्वसामान्य हिंदू जो कंज़्यूमर है वो अब बोल रहा है कि ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी हमें दिखाओ और हम आपको पैट्रोनाइज़ करें। जिस आमिर खान ने पीके जैसी बहुत ही वाहियात फ़िल्म बनाई थी, जिसमें हमारी परंपराओं का अपमान किया था, जिसमें हमारी देवी-देवताओं का अपमान किया था, और वही आमिर खान हमें ज्ञान देता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो लोगों में गुस्सा तो है ही था ही। अब उसको एक आउटलेट मिल गया है और लोग बोलने लगे हैं कि इनफ इज़ इनफ, हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपसे ज्ञान नहीं लेंगे। आपको फ़िल्म बनानी है, फ़िल्म बनाओ। आपको मनोरंजन करना है, आप मनोरंजन करो। आप हमको ज्ञान मत दो। ज्ञान देना है भैया तो फिर मतलब वो ज्ञान की यूनिवर्सिटी निकालो ना, फ़िल्म मत बनाओ। जी। और महाराष्ट्र में एक और बड़ा मूवमेंट अभी यहाँ हमने देखा है जिसको जी। जी। आपके शिव प्रताप दिन जिसको बोलते हैं, अफ़ज़ल वध जिस दिन हुआ था, उस दिन हमने जी। ये देखा कि अफ़ज़ल ख़ां की जो मज़ार है या उसकी जो कब्र है, उसके आस-पास जो भी वन भूमि पर और राजस्व भूमि पर जो अनऑथराइज़्ड कंस्ट्रक्शंस थे, उनको हटाया गया। और उसके बाद वो लोग सुप्रीम जी। कोर्ट में भी गए, तो सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई रिलीफ़ नहीं मिली। इसके पीछे क्या मूवमेंट था? कौन था? कैसे ये संभव जी। हुआ? इसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताएँ प्लीज़। संजय जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये सवाल पूछा और ये मुद्दा उठाया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। कल 10 नवंबर को जो शिव प्रताप दिन करके महाराष्ट्र में या पूरे भारत भर में उसको मनाना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में मनाया जाता है शिव प्रताप दिन। उसी दिन 10 नवंबर 1649 को शिवाजी महाराज, जो तब सिर्फ 19 साल के थे, नौजवान थे, उन्होंने अफ़ज़ल खान, जो कि बीजापुर का एक बहुत बड़ा सरदार था, जो 6 फुट से भी लंबा था, जिससे लोग बहुत डरते थे, और जो शिवाजी महाराज को मैं हरा के नहीं, मार के ही रहूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेके वहाँ से जो निकला था। और कहते हैं कि उसने अपनी सारी जो बेगमें थीं, उनको अपने हाथ से उनका कत्ल करके उनकी कब्रें बना दी थी, जो अभी भी आपको बीजापुर में दिखती हैं। क्योंकि चाहे मतलब वो वापस आए ना आए, लेकिन उसको कोई बॉन्ड नहीं रखने थे। इस तरह का वो आदमी था। और वो आदमी महाराष्ट्र में आया, उसने महाराष्ट्र में काफी सारे मंदिर उद्ध्वस्त किए, और उसने शिवाजी महाराज को बोला कि आप मुझसे मिलने आ जाओ। तब शिवाजी महाराज केवल 19 साल के नौजवान थे, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ के, बहुत प्लान करके ये जो भेंट है, ये भेंट उन्होंने स्वीकार की। और भेंट के लिए उन्होंने जो जगह चुनी थी, वो महाबलेश्वर के पास जावली एक नाम का जंगल है, वहां पे एक प्रतापगढ़ नाम का किला है। उस प्रतापगढ़ के नीचे जावली के जंगल में उन्होंने ये भेंट होगी ऐसा बोला था। और खान को उन्होंने उनके वकील के थ्रू ये बोला था कि शिवाजी राजे बहुत छोटे हैं, मतलब ये टैक्टिकल ये था कि इसलिए वो कुछ ही लोग, आपके भी बहुत कम लोग रहेंगे, शिवाजी महाराज के भी बहुत कम लोग रहेंगे, और वो आपसे मिलने आएंगे ऐसा करके। लेकिन शिवाजी महाराज ने बहुत प्लान करके अपनी जो सेना थी वो जावली के जंगल में स्प्रेड करके रखी थी। और उनको पता था कि ये जो अफजल खान है, ये बहुत ही क्या कहते हैं उसका, दगाबाज और अनट्रस्टवर्दी इंसान है। उसने शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी महाराज, उनको भी उसने
काफी काफी परेशानी की थी, इसलिए उनको मालूम था कि इस खान की फितरत क्या है। तो वो अपने कपड़ों के अंदर वो चिलखत मतलब आर्मर पहन के गए थे और उन्होंने अपने हाथ में वाघनखा, एक 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 तरह का एक अस्त्र होता है जो बाहर से तो अंगूठी की तरह दिखता है ऐसे देखेंगे तो, लेकिन उसको अंदर बहुत शार्प, जैसे जैसे बाघ टाइगर के जो नेल्स हैं उसके जैसा उसके अंदर एक अस्त्र होता है, वो पहन के गए थे। और उनके भी दो लोग थे और खान के भी एक सैयद बंडा नाम का खान का एक बॉडीगार्ड था। तो वो जब मिलने गए तो खान ने, ऐसा कहते हैं, ऐसा कंटेम्पररी लिटरेचर में उसका वर्णन आया है कि खान ने शिवाजी महाराज को आलिंगन दिया और खान तो 6 फुट से भी बड़ा था और शिवाजी महाराज छोटे कद के थे, 5 फुट 6-7 इंच के होंगे। तो जब आलिंगन दिया था तब खान ने पीछे से उनकी पीठ पे एक छुरे से या एक कटार से वार करने का प्रयास किया था और शिवाजी महाराज को पता था कि ये होगा, इसलिए वो ही वाज वेरी प्रिपेयर्ड एंड मतलब वो चौकन्ने थे। और जब खान ने ये जो कटार थी वो उनके पीठ में बैक से भोंकने की कोशिश की तो उनके आर्मर को लग के वो उनको कुछ नहीं हुआ और उन्होंने अपने वागनक से उसी समय उसके पेट में वार कर दिया और उसके सारे जो एंट्रेल्स हैं वो बाहर निकाले। तब खान को बचाने के लिए जो सैयद बंडा नाम का उसका अंगरक्षक आया था उसको भी मार दिया और इस तरह से अफजल खान और सैयद बंडा मर गए। और उसके बाद शिवाजी महाराज ने जो है उनका सर जो था अफजल खान का वो अपनी माता जी को दिखाने के लिए रायगढ़ भेज दिया, ऐसा मैंने पढ़ा है। और उसके बाद फिर उसको प्रतापगढ़ के एक बुरुज में वो सर को दफना दिया और उसका जो हेडलेस बॉडी है उसको, क्योंकि शिवाजी महाराज अच्छे थे, धर्मनीति से ये करने वाले थे, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कई इसमें पढ़ा है कि उन्होंने खान के साथ क्या किया था, मतलब उसको कहाँ कहाँ क्या क्या डाल, मतलब उसको छत विक्षत करके इधर उधर डाल दिया। हाँ। शिफाली, एम आई बैक? यस यू आर बैक। जी मैं कह रहा हूँ उसके शव को कई हाँ। उसको काट काट कूट के इधर उधर डाल दिया। हाँ, मतलब उसको हेडलेस, उसका सर तो काट लिया था और सर एक जगह पे दफना दिया था और बॉडी एक जगह पे दफना दी थी। जहां पे बॉडी दफना दी थी वहां पे उसकी एक छोटी कब्र बनाई थी, छोटी कब्र थी वो, उसके फोटोज पुराने हैं, 1960 या उससे भी पहले के लिए हुए। उसमें दिखता है कि वो एक ओपन, उसके ऊपर सिर्फ एक टाइल्स का छत था और दो कब्रें थी बस छोटी सी, और कुछ था नहीं उधर। लेकिन 80 के दशक में तब के महाराष्ट्र का जो राज्य सरकार है वहां पे उन्होंने, कांग्रेस की सरकार थी, जाहिर है ऐसे काम तो वही कर सकते हैं, तो वहां पे लोगों ने ये तय किया, कुछ लोगों ने, कुछ समाजकंटक लोगों ने, जिसमें मुंबई का, कहते हैं कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड भी शामिल था, और उन्होंने अफजल खान, एक मिनट में पूरा नाम बताती हूँ आपको, जो समिति बनाई थी, हाँ, उन्होंने एक ट्रस्ट स्थापन किया जिस ट्रस्ट का नाम रखा हजरत मोहम्मद अफजल हाँ। खान मेमोरियल ट्रस्ट। और उसके नाम से अवैध तरीके से उन्होंने ऑलमोस्ट 1 एकड़ जमीन पर, जो कि वन विभाग की थी, उस पर अतिक्रमण कर लिया और वहां पे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया जिसमें एक बहुत बड़ा दरगाह बना दिया और उसके आजू बाजू में 19 कमरे थे जिनमें सिर्फ और सिर्फ उसी धर्म के लोग रह सकते हैं। और उन्होंने ये अपप्रचार करने की कोशिश की कि ये जो अफजल खान की कब्र है वो एक मुस्लिम फकीर की कब्र है और वहां पे आप जो भी मन्नत मांगो, जो भी इच्छा प्रकट करो, वो पूरी हो जाती है। और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने ये प्रयास शुरू किया। जब इस पूरे प्रकरण में जिन्होंने पहली पहल की थी वो हैं विजयाताई भोसले, वो वहीं पास में वाई में रहती हैं, वो शिवाजी महाराज के घराने से ताल्लुक रखती हैं। तो उन्होंने, जब वो गई थी एक नवरात्रि में प्रतापगढ़ पे, जिस जहाँ पे देवी की जो स्थापना है वो खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, क्योंकि तुळजापुर जो उनकी कुलदेवी थी वो बहुत दूर था, इसलिए दर्शन करने के लिए उन्होंने उसी देवी की प्रतिकृति, उसकी मूर्ति बना के प्रतापगढ़ पे उसका बहुत बड़ा मंदिर बनाया था। अभी भी वो मंदिर भोसले फैमिली के अंदर है, वो प्राइवेट मंदिर है।
तो विजयाताई वहां पे दर्शन करने के लिए गई थी नवरात्रि में। तब उन्होंने देखा कि वहां जब वो फोर्ट के नीचे पहुंचे, गढ़ के नीचे पहुंचे, तो वहां एक फकीर आके उनको बोला, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला है कि आप ऊपर मत जाइए, ऊपर मंदिर में पूरा वो स्टेप्स ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है, आप और इस शव की दरगाह में पूजा आ जाइए, कीजिए। आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी, आपकी सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी, आप यहाँ पे चादर चढ़ाइए। तो इन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे क्यों आऊं, मैं तो मुसलमान भी नहीं हूँ। तो उस फकीर ने बोला नहीं नहीं, ये बहुत संत की तस्वीर कब्र है, आपको यहाँ आना चाहिए। इसलिए पहले तो उन्होंने ना बोला, फिर वो ऊपर जाके देवी का दर्शन लेके आई, फिर उनको थोड़ी क्यूरियोसिटी हो गई कि यहाँ क्या है, वो देखने के लिए मैं जाऊंगी। तो वो चली गई वो दरगाह के अंदर, और उन्होंने देखा कि वहां पे एक बहुत बड़ा एसी हॉल बनाया है, उसके बाद जो में सारे कमरे हैं, और वहां पे वो खान की कब्र पे और सैयद बंडा की कब्र पे एकदम मोगरे की चादर चढ़ाई हुई है, पूरा धूप वूप लगाया हुआ है। और वहां पे वो फकीर लोग बताते हैं लोगों को, जो लोग आसपास के गांव बाड़ी से जो आते हैं उनको बताते हैं कि यहाँ पे आपको प्रे करने से आपको बच्चे हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, आपको नौकरी मिलेगी, आपको जो चाहे वो मिलेगा। और वहां से वो पैसे ऐंठते हैं। और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो वो वहां बहुत लेटा है बड़ा हो उसको तो गया था, कुछ और मिला उसका नहीं। एकदम उन्होंने पूरा उदात्तीकरण करके उसको भी अजमेर के दरगाह के जैसा बनाने का प्रयास किया था। और इसमें सारा पैसा जो था वो कंस्ट्रक्शन के लिए, वो कहते हैं कि वो सारा का सारा पूरा का पूरा मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड है उसमें जो मुस्लिम डॉन्स है उन्होंने दिया था। और इसको राज्य सरकार ने, ये सब पता होते हुए भी कि ये जमीन वन विभाग की है, ये जमीन सरकारी है, ये अवैध रीति से उस पर कब्जा हुआ है, ये अतिक्रमण है, फिर भी उन्होंने उसके खिलाफ ना कुछ किया, लेकिन उसको पेट्रोनाइज करने के लिए वहां के जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस अफजल खान मेमोरियल ट्रस्ट की मदद करती थी। अब आप सोचिए कि प्रतापगढ़ जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम का एक जीता जागता प्रतीक है, जब महाराज सिर्फ 19 साल के थे तब उन्होंने बहुत बड़ी रिस्क लेके अफजल खान जैसे दगाबाज क्रूर कर्मा को उन्होंने मार दिया था। ऐसी जगह पे जहां पे सिर्फ और सिर्फ उनके पराक्रम का डंका बजना चाहिए, वहां पे एक अवैध रूप से वो कब्र भी बनी थी, आतंकी की। और उस कब्र पे ये सब चल रहा था, और सरकार को पता था। ऐसा नहीं है कि वो सरकार को पता नहीं है, ये तो हजारों टूरिस्ट महाबलेश्वर से प्रतापगढ़ जाते हैं, वो हर रोज वो देखते थे वो अवैध दरगाह। ऐसा भी नहीं है कहीं एकदम जंगल के अंदर बनाया हो और किसी को मालूम नहीं है, कुछ 4 लोगों को शॉकिंग पता है, लेकिन पूरे मैसेज। एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, सबको पता था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। जब विजयाताई ने ये सब देखा तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने पहले तो स्थानिक एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, स्थानिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाके उन्होंने कंप्लेंट की, बोला कि ये कैसे हो सकता है कि प्रतापगढ़ जैसी जगह पे, प्रतापगढ़ में जहाँ का मंदिर खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया है, वहां पे ये सब हो सकता है, और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उसको बढ़ावा दे सकती है। लेकिन स्थानिक अधिकारियों ने उनकी कुछ नहीं सुनी। तब वो वहां के सातारा के जो रॉयल फैमिली है उनके पास भी किया, लेकिन कुछ किया नहीं। लेकिन फिर विजयाताई ने बोला कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अब मैंने ये देख लिया है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, इस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मैं ही आऊंगी। तब उन्होंने वहां विश्व हिंदू परिषद के लोगों को इकट्ठा किया, और फिर उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा। वो कोर्ट में गए पहले तो, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये सारी जमीन जो है 1 एकड़ पे जो अतिक्रमण हुआ था, उन्होंने पहले के फोटोज भी प्रस्तुत किए, जहाँ पे साफ साफ दिखता है कि वहां पे कुछ था ही नहीं, वहां पे बस एक शेड था ओपन, जिसको चारों तरफ से वॉल्स भी नहीं थे, सिर्फ ऊपर एक रूफ था और नीचे वो कब्रें थी। लेकिन इस जगह पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया है, तो वो कोर्ट में गए, और कोर्ट ने फिर निर्णय दिया, मुंबई हाई कोर्ट ने, कि ये अतिक्रमण है और ये प्रूव हो चुका है और उसको डिमोलिश करना चाहिए। लेकिन वो आदेश होने के बाद भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं किया। उन्होंने ना वो अतिक्रमण हटाने के लिए कुछ प्रयास किए, लेकिन उन्होंने एक जरूर किया कि वो कब्र में जो लोग जाते थे मन्नतें वगैरह मांगने के लिए,
वो सब उन्होंने बंद करवा दिया। और मिलिंद जी एकबोटे जो पुणे से हैं, उन्होंने इस बात में प्रशासन पे दबाव डाला, तो वो हो गया। और आपको आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये जो कब्र है, जो इलीगल वो स्ट्रक्चर बना हुआ था, वहां पे पिछले 26 सालों में सेक्शन 144 लगा था। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? संचारबंदी लगी थी 26 साल तक। क्योंकि 26 साल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, 26 साल से वहां पे ये सब जो मन्नत चादर वादर वो जो हो रहा था, वो तो बंद करवा दिया था विजयाबाई ने। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर होते हुए भी कि ये अतिक्रमण है, ये ब्लेटेंटली इलीगल है और ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको डिमोलिश करने की, कांग्रेस की सरकार ने या शरद पवार जी की सरकार ने इतने सालों में वहां पे कुछ भी नहीं किया था। अभी जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार वो तो आई क्या थी, करते उन्होंने हैं। भी कुछ नहीं किया था। और 2017 में हाईकोर्ट ने फिर से ऑर्डर दिया था कि ये राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कब्र को डिमोलिश, इस अतिक्रमण को डिमोलिश करने की। फिर भी कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब जब सरकार बदल गई है, तो इस शिंदे फडणवीस सरकार ने, मुझे मुझे बहुत आनंद होता है ये बताते हुए कि शिव प्रताप दिन का मुहूर्त लेके उन्होंने ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको डिमोलिश किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शंस महाराष्ट्र में हर फोर्ट में, विशालगढ़ में भी है, लोहगढ़ में भी है। और शुरुआत तो ये लोग बहुत छोटी करते हैं, कहीं पे तो एक छोटा सा कब्र जैसा कुछ बनाते हैं, फिर बोलते हैं हमारे कोई साधु फकीर थे यहाँ पे, उनको दफनाया गया है, जो यहाँ पे दरगाह बनाया गया है। फिर कब्जा धीरे कर लेते धीरे हैं। धीरे करके वो दरगाह बहुत बड़ा होता है, उसमें अंडरवर्ल्ड का ब्लैक मनी या ब्लड मनी, जो टेरर मनी है, वो वहां पे जाता है। और वहां पे फिर जो हिंदू है, जो ऑर्डिनरी गांव का जो हिंदू है, वो उसको तो वो तो बस भोला होता है, तो वो भी वहां आता है। उसको तो ये समझ नहीं होती है कि ये ऐसा क्यों रह सकते हो। ये महाराष्ट्र में बहुत सारे शिवाजी महाराज किलों पे बहुत सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इसलिए ये जो प्रतापगढ़ का जो अतिक्रमण है उसको हटना बहुत जरूरी था, बहुत अहम था ये जो स्टेप लेना सरकार के लिए। इसलिए मुझे बहुत बहुत आनंद की बात है। दुख तो इस बात का है कि ये इतना बड़ा अतिक्रमण यहाँ से हटाया गया, इतनी बड़ी पहल की गई यहाँ इलीगल अतिक्रमण के खिलाफ, लेकिन उसके अगेंस्ट पूरे नेशनल मीडिया में कुछ डिबेट नहीं हुई, कुछ आवाजें नहीं हुई। मान लीजिए कि ये अगर उल्टा होता, कोई मंदिर का या कोई हिंदू मठ की जगह पे उन्होंने कुछ किया होता, तो आप सोच सकते हैं प्राइम टाइम पे कितनी सारी डिबेट्स हुई होती। लेकिन क्योंकि ये अफजल मेमोरियल ट्रस्ट का अतिक्रमण था, इसलिए वो माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी कुछ भी कर सकती है इस चीज से। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि इतने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स बदल गए महाराष्ट्र में 1980 से लेके अब तक, लेकिन अभी तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि ये प्रूव होने के बाद, कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद भी, कि यहाँ पे अतिक्रमण हुआ है, ये वन विभाग की जमीन है, इसको हटाया जाए। लेकिन उसको हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई थी, वो कल हो गई। इसलिए मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। और मैं आपके सारे दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अगर हिंदू दबाव लाता है, अगर हिंदू संगठन कुछ करते हैं, अगर आप कुछ पहल उठाते हैं, तो लड़ाई लंबी होती है। सही बात है। जब विजय जी ने ये प्रयास किया था तब तो वो अकेली थी, लेकिन आप उनके साथ लोग जुड़ गए और ये जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए इतने साल लग गए, 20 साल से भी ज्यादा लग गए, मानती हूं मैं, लेकिन ये हो गया। तो ये लड़ाई जो है वो करनी बहुत जरूरी है। हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हैं, हम अकेले क्या कर सकते हैं। अभी मैंने 2 एग्जांपल दिए, एक तो नो बिंदी नो बिजनेस का, और दूसरा ये जो है अफजल खान की कब्र से जो अतिक्रमण जो है उसको हटाने का। इन दोनों की पहल एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने की थी और वो धीरे धीरे लोगों की मूवमेंट में परिवर्तित हो गई, और फाइनली उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कोई और नहीं लड़ेगा। बी द चेंज। गांधी जी का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर हम अपने हकों के लिए कोई नहीं नहीं लड़ेगा। लड़ेंगे तो हमारे लिए कोई और तो ये लड़ाई नहीं लड़ने वाला है, ये हमें ही लड़नी पड़ेगी।
जी, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि ये जो मज़ार जिहाद है, ये पूरी तरह से एक रोग प्लेग की है तरह ये। है, बिल्कुल एक जीवाणु, वायरस की तरह पूरे भारत में फैल गया है। और इसका तो सबसे सरल उपाय ये है कि भई पहले ये कब्र खोद के देख तो लो कि इसके नीचे है या कुछ नहीं है। अभी बेट द्वारका में जब आक्रमण हटाए गए और वो जो मज़ारें थी अवैध, उनको हटाया गया, उसके नीचे कुछ नहीं मिला, हड्डी नहीं मिली। हाँ जी। पता नहीं जो जी, थे जी, वो जी। कहाँ गायब हो गए, जो पीर बाबा उसके नीचे दफन थे, उनकी हड्डियाँ-वड्डियाँ जो हैं जी, वो सब वहाँ से अदृश्य हो गई। तो इ इस जी। प्रकार की स्थिति ये लोग बना देते हैं। एक और प्रकरण मैंने सुना है कि जिसको लेकर लिबरल जो हैं वो बड़े व्यथित हैं, वो संभाजी भिड़े गुरुजी जो हैं, उन्होंने ये कह दिया कि वो कोई यदि बिंदी लगा के कोई महिला नहीं आएँगी तो वो उनसे नहीं मिलेंगे। तो जी। इसको लेके क्यों समस्या है? ये तो उनकी अपनी प्राइवेट एक जी, जी, जी। चॉइस है। अब वैसे तो वो चॉइस की बात करते हैं, हिजाब तो चॉइस है और बिंदी जो है वो अपराध है, ये क्या जी। समस्या है? जी देखिए, अब मराठी मीडिया जो है वो तो आप नेशनल मीडिया की बात करते हैं, लेकिन मराठी मीडिया जो है उस वो तो हर बात की कंट्रोवर्सी बनाना चाहता है। और खासकर भिड़े गुरुजी जैसे लोगों को वो राह ही देखते हैं कि कुछ ऐसा मुद्दा मिल जाए और उसको बहुत बड़ा बना दिया जाए। तो ये जो मैटर है वो बहुत सीधा-सा था। वो जो पत्रकार थी, महिला पत्रकार थी, वो उनसे बोलने के लिए गई थी कि वो शिंदे जी से मतलब चीफ मिनिस्टर से मिलके वो बाहर निकल रहे थे। तब उसने आके बोला कि मुझे मतलब इस भेंट के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो गुरुजी ने उससे कहा कि आप कुमकुम लगा के आ जाओ। मैं हर स्त्री को भारत माता के रूप में देखता हूँ और भारत माता कुमकुम पहने हुए होती है। ये सीधी-सी बात है। इसमें इतना बड़ा इश्यू करने वाला कोई कोई इश्यू था ही नहीं। उसको बहुत बड़ा बना दिया गया और इसमें जो है वो इंडिविजुअल मैं उस जर्नलिस्ट की पोजीशन में अगर ये होती कि हाँ मुझे नहीं पहनती है तो ठीक है ना, उसका अधिकार है वो पहने ना पहने। लेकिन भिड़े गुरु जी का भी तो अधिकार है कि वो डिसाइड करें कि उससे वो किससे बात करें या किससे बात नहीं करें। हालाँकि जो इश्यूज़ उठाए गए थे वो बहुत ही बालिश और बहुत ही बचकाना इश्यूज़ थे, लेकिन वो होता है और बिल्कुल। सबसे दुःख की बात जो ये है कि मराठी मीडिया इस तरह बिहेव करता है कि गाँव में आपने कभी देखा है कि रात को सब कुछ सुनसान सुनसान होता है और गाँव के जो कुत्ते हैं सारे, वो एक जगह पे सोए हुए होते हैं, अलग-अलग जगह पे सोए हुए होते हैं। फिर एक को कुछ आवाज़ सुनाई देती है कहीं से भी, तो वो भौंकने लगता है सडनली जब सब कुछ एकदम शांत होता है तो। तब जब वो भौंकने लगता है तो उससे 100 मीटर दूरी पे दूसरा सोया हुआ होता है, वो भौंकने लगता है। उसका सुन के तीसरा भौंकने लगता है। धीरे-धीरे 5 मिनट के अंदर पूरा कोरस शुरू हो जाता है। पूरे सारे गाँव के जो कुत्ते हैं, वो सारे एक साथ भौंकना शुरू करते हैं। लेकिन किसी को मालूम नहीं होता है वो पहला कुत्ता छोड़ के कि हम भौंक किस लिए रहे हैं। बस वो कोरस ये होता है कि वो कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, वो कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो ये क्यों भौंक रहे जनरल हैं? स्तर है पत्रकारिता का महाराष्ट्र में। और बड़ी दुःख की बात है कि ये होता लेकिन ये सही में होता है। तो भिड़े गुरुजी के केस में भी यही हुआ। उसके बाद ये सारा मामला जैसे होता है कि आउटरीच 2 दिन का हो जाता है, फिर धीरे-धीरे धूल सब बैठती है। ये इस केस में भी यही हुआ। फिर उसके बाद सुधा मूर्ति जी सांगली में आई थी किसी कार्यक्रम के लिए, तो वो भिड़े गुरुजी को मिली या भिड़े गुरुजी उनसे मिले, मुझे नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली किसने पहल की थी। लेकिन उन्होंने उनको नमस्कार किया उनके पैर छू के और ये जो न्यूज़ थी, वो एएनआई ने दे दी। तो एएनआई ने जैसे ही न्यूज़ दे दी, एक योजना यादव करके हैं, वो एक संपादक हैं उस पब्लिकेशन हाउस की, जिन्होंने ये कार्यक्रम सांगली में आयोजित किया था। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ये जो भेंट है, ये भेंट भिड़े गुरुजी ने ही माँगी थी और भिड़े गुरुजी ने ही उनको चेज़ किया था वगैरह-वगैरह। और उन्होंने एक बड़ा लंबा-सा एक फ़ेसबुक पोस्ट लिख लिया। उसके बाद मराठी मीडिया ने कुछ भी ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, उन्होंने उस पोस्ट को वैसे ही उठा के उसको उसकी न्यूज़ बना दी। उसके बाद घटनाक्रम ये है कि वो जो लेडी हैं, उन्होंने तो 1 घंटे में अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और उसके बाद शाम को वो खुद ही डिलीट हो गई फ़ेसबुक से। अभी भी शायद वो उनका प्रोफ़ाइल एक्टिव नहीं है। हाँ, तो वो देखा मैं था ये मैंने। सवाल पूछना च हाँ, तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये जो मीटिंग हुई, ये सुधा मूर्ति और भिड़े गुरुजी
जी के बीच में हुई, तो उसके बारे में जो भी स्टेटमेंट देना है वो या तो सुधा मूर्ति दे सकती हैं या फिर भिड़े गुरुजी दे सकते हैं, या फिर उन्होंने ऑफिशियली किसी को बोला है उनके स्पोक्सपर्सन को, वो देख सकते हैं। कोई थर्ड आदमी सुधा मूर्ति के बिहाफ पे बोल कैसे सकता है? ये मेरा पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपने ये बोल दिया कि ये भेंट ऐसी नहीं हुई जैसे ANI दिखा रहा है, तो आपने 1 घंटे बाद आपकी पोस्ट चुपचाप डिलीट क्यों की? आप अगर सही हैं तो आप डटी रहती ना उस मुद्दे पे, लेकिन नहीं रही डटी आप, आपने पोस्ट डिलीट की। उसके बाद तो आपने खुद का प्रोफाइल ही डिलीट किया। अब ये बात है कि ये अगर सच है तो फिर आपको डिलीट करने की ज़रूरत क्या है? और दूसरा, मराठी मीडिया को ये जो मीटिंग हुई थी, ये तो पब्लिक जगह पे मीटिंग हुई थी। ऐसा नहीं है कि ये क्लोज्ड कैमरा, इन कैमरा मीटिंग तो नहीं हुई थी। तो वहाँ पे बाकी के भी सारे लोग थे, तो आपने उनसे क्यों नहीं पूछा कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ? अगर मैं जर्नलिस्ट होती, तो पहली बात मैं ये करती, मैं अपना काम करती ड्यू डिलिजेंस का, कि ये पोस्ट एक तरफ़ा है, ये किसी एक का स्टैंड है, तो ये सही है या नहीं, मैं पता करती, लोगों से बात कर, और उसके बाद दोनों पक्ष रख के मैं न्यूज़ करती। यही तो न्यूज़ होती है ना, नहीं तो एडिटोरियल होता है वो। आप न्यूज़ को ही एडिटोरियल बना लेते हो, आप एक ही भूमिका लेते हो और बोलते हो कि बस यही सही है और दूसरे पक्ष का कोई साइड ही नहीं है। तो इसके बारे में जो बड़ा इश्यू किया था, उसके खिलाफ मैंने पोस्ट करी हुई थी। उसके बाद फिर सुधा मूर्ति ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि जो उनको वो एल्डरली हैं भिड़े गुरुजी, तो उनको इसलिए उनकी एज का, उनके बुजुर्ग होने का सम्मान करते हुए उन्होंने उनको नमस्कार किया। वो उनकी संस्कृति है ना, तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है। आपको कल इससे भी प्रॉब्लम होगी कि सुधा मूर्ति जी बालों में फूल डालती हैं। आपको उससे भी प्रॉब्लम होगी कि सुधा मूर्ति जी बिंदी लगाती हैं। आपको उससे भी प्रॉब्लम होगी कि सुधा मूर्ति जी साड़ी पहनती हैं। आप होते कौन हो ये किसी के बिहाफ पे स्टेटमेंट करने वाले कि ऐसा हुआ था? सुधा मूर्ति ने आपको परमिशन दी थी कि भिड़े गुरुजी ने आपको परमिशन दी थी? अगर दोनों ने आपको परमिशन नहीं दी थी, तो आप कैसे किसी के बिहाफ पे बोल सकते हो? दैट वाज द रियल इश्यू। जी, जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि और वैसे भी मराठी सेक्युलरिज़्म भी बहुत मुझे लगता है कि शरद पवार जी के आने के बाद से मराठी सेक्युलरिज़्म ने पूरे मराठा इतिहास को भी बदलने का प्रयास किया है। और मैंने तो ये देखा है कि जब मैं कई बार इतिहास के इस प्रकार के विशेषकर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के इतिहास के बारे में जब बात करता हूँ, तो कई सारे ये सेक्युलर जो हैं, गिद्ध ये टूट पड़ते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा जी, नहीं है। और एक कोई संभाजी ब्रिगेड जी, टाइप का कुछ बना रखा है, वो जो है वो ठेकेदारी जी, लेके, जी, या जैसे आपके जितेंद्र आवाड जैसे लोग जो हैं, वो हर हर महादेव जी, वाली जो ये फ़िल्म थी आपकी, वो पावन खिंड वाली, बैटल ऑफ पावन जी, खिंड वाली की, जी, उसकी जी, जी, उसमें घुस जी, जाती है कि जी, साहब की इतिहास जो है वो उन्हीं के हिसाब से बताओ। ये बताओ कि शिवाजी महाराज जो थे वो बहुत सेक्युलर थे। ये सारे के सारे झूठ जो हैं, जो कि पूरे के पूरे उनके स्वयं के रिकॉर्ड से झूठे साबित हो चुके हैं, उनको भी ये करते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है वो बदलाव आरंभ हो चुका है। तो आपका इसके लिए देखिए बहुत-बहुत ये धन्यवाद। ये ये और एक बात है। बहुत ही अच्छा डिस्कशन। और क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बहुत ही शॉर्ट रखूंगी, बहुत ब्रीफ रखूंगी। मेरी तरफ से जो मुझे लगता है कि की टेक अवे है इन तीनों ही सब टॉपिक्स का, वो ये है, बी द चेंज। शुरुआत स्वयं से करें। ये मत सोचिए कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, कितना उसका प्रभाव होगा। आप शुरुआत कीजिए, लोग जुड़ते जाएंगे। ध्यान रहे ये अर्थ युग है, ये व्यापार का युग है, और व्यापार आपके आपकी शर्तों पर चलना चाहिए। इंडस्ट्री को, कोई भी इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, क्लोथिंग हो, आप इंडस्ट्री को अपनी शर्तों पर चलाइए, ना कि उनकी शर्तों पर चलिए। आप कंज्यूमर हैं। यदि आपने बहिष्कार करने की ठान ली और आपके साथ लोग जुड़ते चले गए, तो इंडस्ट्री को झुकना ही पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था अबाउट मालदीव्स। और एक बात और, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा और चीज़ों को ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या चीज़ सच में हमारे फेवर में है या मे बी न्यूट्रल है। हमारे फेवर में तो कुछ भी नहीं है वैसे, पर कौन सी चीज़ है जो न्यूट्रल है और कौन सी चीज़ है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में या तो हमारा
हमारी आस्थाओं का अपमान करता है, या तो कहीं ना कहीं हम अपनी मौत का सामान तो नहीं खरीद रहे हैं। अब जैसे कि मालदीव्स के टॉपिक की बात कर रही थी मैं, तो एक ऐसी जगह पर जहां पर आपके हाथ का कलावा उतरवा लिया जाएगा, एक ऐसी जगह पर जहां पर बेसिकली मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स प्रैक्टिस करने की फ्रीडम नहीं है, मैं ऐसी जगह पर पैसे अपने क्यों खर्च करूं? मेरी मेहनत की कमाई है, कम से कम मैं उसे ऐसी जगह पर खर्च करना चाहूंगी जहां मुझ पर कोई रोक टोक ना हो, जहां मुझ पर नॉनसेंसिकल रोक टोक ना हो। और मालदीव्स में ऐसा कौन सा स्वर्ग रखा है जो हम अपने धर्म, अपनी आस्था पर कुठाराघात सह कर भी मालदीव्स जाने के लिए मरे जा रहे हैं? हम हिंदू उसका बॉयकॉट कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए, यदि आपको सही लगे तो फॉलो कीजिए और दूसरों को भी बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।